हाँ ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि जो ये आपका ये बहुत ही फंडामेंटल सब्जेक्ट है एनएफटीएल, तो इसका जो यूज़ होगा ना, इसका जो एप्लीकेशन होगा वो आपके डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन स्कीम्स और ट्रांसमिशन लाइन एज अ मीडियम उसको स्टडी करने के लिए होगा। ठीक है, तो जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में लाइन कम्युनिकेशन कैसे होता है, ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन कैसे होता है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कैसे होता है, इस सारा चीज़ के लिए जो फंडामेंटल है वो आपका एनएफटीएल है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें बहुत वैसे थियोरेटिकल चीज़ें नहीं है, काफ़ी न्यूमेरिकल चीज़ें हैं, तो मार्क्स भी बहुत ज़्यादा फैच कर सकते हो आप इसमें अगर ढंग से आप करते हो तो। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50। तो आप इसको अगर ढंग से करोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी ईजी भी है इनफैक्ट। ठीक है, लेकिन हाई फंडामेंटल है तो इसको आपको आना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंपलसरी है। ओके, तो particularly the study of network takes off from principle of AC theory and introduces the students to parameters and characteristics of various networks. ठीक है, तो हम नेटवर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स देखेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग फिल्टर्स। ऑल्सो द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन become becomes important as its analogy is used in study of transmission of plain electromagnetic wave इन बाउंडेड मीडिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि इसका हम स्टडी करके ना बहुत सारी चीज़ें मतलब एप्लीकेशन एज एन एप्लीकेशन, इसी का एप्लीकेशन जो होगा वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हुआ, उनको लेके होगा। ठीक है, अब देखो कि आप ये जब एक कोर्स कर लोगे तो आप क्या क्या आंसर कर सकते हो। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल बैलेंस अनबैलेंस टी पाई लैडर एल ब्रेज टी नेटवर्क। अभी आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा होगा, बट ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ एटेन्यूएटर्स एंड फिल्टर्स। हम लोग ने जैसे हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. तो हम लोगों का कहाँ तक था, कहाँ से डिस्टर्ब हुआ स्टार्ट है, कहाँ तक मैंने बता रखा था? कोई बोलेगा कहाँ तक किस हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे? तो लर्निंग आउटकम्स के सेकेंड पॉइंट पे थे। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो इसमें देखो डेमोन्स्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ एटेन्यूएटर्स एंड फिल्टर्स। तो मैं बता रहा था कि जैसे एम्पलीफायर्स हमने ईडीसी में करा था। ठीक है, तो ईडीसी में जैसे एम्पलीफायर्स होता है ना, वैसे ही एम्पलीफायर्स क्या करता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। वैसे ही हमको कई जगह पे क्या करना होता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को ना कम करना होता है, उसके लिए हम एटेन्यूएटर्स का यूज करते हैं। तो जो एम्पलीफायर का ऑपरेशन था उसका रिवर्स ऑपरेशन एटेन्यूएटर करता है। एटेन्यूएटर क्या करता है, सिग्नल को एटेन्यूएट करता है। एटेन्यूएट मीन्स उसके स्ट्रेंथ को कम करता है। ठीक है, ऐसे ही फिल्टर्स का आइडिया थोड़ा बहुत है हम लोगों को, इसमें हम लोग अच्छे से डिटेल में करेंगे फिल्टर डिजाइन कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने ईडीसी में फिल्टर्स पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें हम लोग फिल्टर्स के बारे में कि उसको हम डिजाइन कैसे करते हैं उसको हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये जो ट्रांसमिशन लाइन टर्म है ना, तो आप जैसे ट्रांसमिशन लाइन का जो सिंपल एग्जांपल है, आप सभी के घरों में डीटीएच होगा। ठीक है ना, डीटीएच ऐसे होता है। ठीक है, ओटीटीएस किससे कनेक्ट होता है आपका, यहाँ पे एक सेटअप बॉक्स होता है, सेटअप बॉक्स, और यहाँ पे आपका टेलीविजन सेट होता है। सपोज करो टेलीविजन है, ऐसे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो जो ये आपका डीटीएच किससे कनेक्टेड होता है, ये आपका यहाँ पे एक सैटेलाइट होगा। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, उससे कनेक्ट होगा। और यहाँ पे आपका इसको बोलते हैं हम लोग LNB, लो नॉइज ब्लॉक। आपने देखा होगा ऐसे लेंस के टाइप का होता है। ऐसे आपका अगर एंटेना है तो इसमें ऐसे लगा रहता है। ठीक है ना, सबने देखा होगा। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं LNB, लो नॉइज ब्लॉक। अब क्या होता है, इस LNB से एक वायर आता है। ठीक है, और ये वायर कहाँ जाता है, सेटअप बॉक्स में आता है। यहाँ पे सेटअप बॉक्स में आता है। अब जो सेटअप बॉक्स, जो वायर आता है ना सेटअप बॉक्स में, तो ये जो कनेक्शन होता है इसी को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। ऐसा नहीं है यही ट्रांसमिशन लाइन है, बहुत कोई भी ऐसा लाइन जो कि बेसिकली सिग्नल कैरी करता है तो उसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बोल सकते हैं। तो इसमें जो स्पेसिफिकली जो ट्रांसमिशन लाइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन। वो कोएक्सियल केबल होता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन्स हैं। सारे हम ट्रांसमिशन लाइन ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन की स्टडी करें,
उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मेजर द स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ अ लाइन। ये दो पैरामीटर्स हैं, जिसे इसको बोलते हैं SWR, स्टैंडिंग वेव रेशियो, और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है, ऐसे प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। तो ये सारा चीज़ का हम लोग उसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि सिलेबस डिटेल में क्या है, यूनिट बाय यूनिट, ठीक है। इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहला यूनिट है हम लोग का, दैट इज योर नेटवर्क्स। जो पहला यूनिट है हमारा, वो है हमारा नेटवर्क। अब नेटवर्क में हमको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है टू पोर्ट नेटवर्क। इसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा फ्रॉम ईडीसी पॉइंट ऑफ व्यू, आपको याद होगा हमने टू पोर्ट नेटवर्क जितने पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, हाइब्रिड पैरामीटर्स, उसमें हल्का सा आइडिया हमने किया था। इसमें हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो इसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल नेटवर्क। सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, असिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड नेटवर्क, फिर है टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क, लैडर नेटवर्क, लैटिस नेटवर्क, ठीक है, एल नेटवर्क एंड ब्रिज टी नेटवर्क। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क हैं। इसको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उनके क्या कौन कौन से एसोसिएटेड पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जो सिमेट्रिकल नेटवर्क है हमारा, उसमें हम लोग का सबसे पहला है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली जेड नॉट से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग गामा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट, इसको हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं, और फेज शिफ्ट कांस्टेंट बीटा से इंडिकेट करते हैं, और ये आपका इंसर्शन लॉस होता है, ठीक है। ये सारा टर्म्स हम दोनों पहले इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे कि आखिर ये मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है सारे टर्म्स का, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो गया, प्रोपेगेशन कांस्टेंट हो गया, एटेन्यूएशन कांस्टेंट हो गया, और फेज शिफ्ट कांस्टेंट। इनका अलग अलग सिग्निफिकेंस देखेंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के लिए। फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए जेड नॉट कितना होगा, टी टाइप के लिए कितना होगा, पाई टाइप के लिए कितना होगा, तो ये हम सारा करेंगे, ठीक है। ये सारा आपका डेरिवेटिव टाइप के एनालिसिस होंगे, ठीक है, जिसमें डेरिवेशन होगा बहुत सारा। फिर हमारा आता है असिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। जैसे हमारा एक सिमेट्रिकल नेटवर्क टाइप होता है, उससे दूसरा टाइप होता है असिमेट्रिकल नेटवर्क, उसके डिफरेंट चीजें होती है। इसमें हमारा जेड नॉट है, उसके लिए हम लोग कुछ और चीजें डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें इटरेटिव इम्पीडेंस और इमेज इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इसको हम डिफाइन करेंगे, एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में हमारा आता है लास्ट में हाफ सेक्शन, ठीक है ना, हाफ सेक्शन, इसको हम लोग एल सेक्शन बोलते हैं। और ये टी और पाई जो सेक्शंस होते हैं इन्हीं से निकालते हैं। जैसे टी और पाई नेटवर्क ऊपर हमारा है, देखो यहाँ पे इसमें ए टी टी एंड पाई नेटवर्क है, इसी से हम लोग डिराइव करेंगे क्या, एल सेक्शन, ठीक है। कैसे हम एल सेक्शन निकालते हैं टी एंड पाई नेटवर्क से, ठीक है। फिर इसका इसमें वैसे डेरिवेशन नहीं है, अदरवाइज बाकी के सारे में हम लोगों को डिराइव करके निकालना होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना होगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट कितना होगा, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के टाइप्स के, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो सेकेंड यूनिट है हमारा, दैट इज एसोसिएटेड विद एटेन्यूएटर्स। मैंने आपको बताया एटेन्यूएटर्स क्या होता है कि जो भी एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, राइट। अभी जो एटेन्यूएटर्स क्या करेगा, वो सिग्नल के स्ट्रेंथ को ना डिक्रीज करता है। अब आप बोलोगे इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, तो बहुत सारे टाइम पे ना ऐसा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको किसी चीज़ का वॉल्यूम कम करना है, मैं बोलूँ कि जैसे आपने टेलीविजन सेट्स देखे हो, रेडियो सेट्स देखे होंगे, तो उसमें वॉल्यूम कम करना है आपको। तो वॉल्यूम करना, कम करने का मतलब क्या होगा, सिग्नल के स्ट्रेंथ को डाउन करना ही तो हुआ, ठीक है। सिग्नल स्ट्रेंथ को क्या करना होगा, डाउन करना होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप डिजाइन कर सकते हो विद हेल्प ऑफ एटेन्यूएटर, ठीक है ना, ऐसे सर्किट जो कि सिग्नल के स्ट्रेंथ को कम करे, दैट इज कॉल्ड एटेन्यूएटर, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट्स ऑफ एटेन्यूएशन। जैसे आपको याद होगा गेन का यूनिट याद होगा आपको, हम लोग डेसिबल में उसको इंडिकेट करते थे, ठीक है। गेन क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, लेकिन हम उसको लॉग लेते थे जब, याद होगा आपको। जैसे गेन हम कैसे डिफाइन करते थे, गेन मान लो वोल्टेज गेन की बात करूँ, ठीक है। तो वोल्टेज गेन क्या होता था, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अपॉन इनपुट वोल्टेज। हाँ, तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता था। अब आपको याद होगा कि ये तो गेन नॉर्मल टर्म्स में है, मैंने गेन इन टर्म्स ऑफ डीबी बताया था, ठीक है ना। अगर मैं वोल्टेज गेन एवी इन टर्म्स ऑफ डीबी बोलूँ तो क्या होता था, 20 लॉग वी नॉट अपॉन बी इन, याद होगा, ठीक है, ठीक है ना, ये डीबी में होता था। ऐसे ही ना एटेन्यूएशन भी आपका डेसिबल में ही होता है,
डेसिबल का मतलब डीबी, ठीक है। जो आपका अटेन्यूएशन का भी डेसिबल में होता है। एक और हम क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, नेपर, ठीक है। हम बताएंगे नेपर और डीबी में क्या रिलेशन है। आप अभी के लिए टाइम फॉर टाइम बिंग की आप ये जान लो कि इसमें जो बेस होता है ना 10 होता है। ये जो लॉग है ना, इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। और एक नेचुरल लॉग होता है, आपको पता होगा, एल एन जिसको लिखते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग, ठीक है। इसका बेस क्या होता है, तो बताया, जो नेचुरल लॉग होता है उसका क्या बेस होता है, ई एग्जैक्टली exactly. तो एक ई होता है इसका बेस, ठीक है ना। आप ऐसे भी नेचुरल लॉग को ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ई मतलब लॉग बाई सी, ठीक है। तो जब हम गेन को ना नेचुरल लॉग के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, गेन को, एटेन्यूएशन को, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेपर, ठीक है। तो इसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नेपर एंड डीबी, ठीक है। तो इसको हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटेन्यूएटर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। उसके बाद एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंपल एटेन्यूएटर ऑफ फॉलोइंग टाइप, सिमेट्रिकल एंड पाइप टाइप, एल टाइप, ठीक है। सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। हम लोग जो नेटवर्क अभी पिछले उसमें देख रहे थे, उसमें आपका टी टी टाइप नेटवर्क था, पाई टाइप नेटवर्क था। अब उसी नेटवर्क को हम एटेन्यूएटर के जैसा कैसे यूज करेंगे, इस यूनिट में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम नेटवर्क पढ़ेंगे, उसके बाद उसी नेटवर्क का यूज करके ना हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अटेन्यूएटर्स, फिल्टर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। ऐसे हमारा थर्ड यूनिट है आपका फिल्टर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग का आइडिया फिल्टर क्या करता है। तो इस वाले यूनिट में हम लोग फिल्टर एक्चुअली डिजाइन करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें है पॉइंट, ब्रीफ आइडिया of the use of filter network in different communication systems, concept of low pass, high pass, band pass, band stop। एक हम लोग और पढ़ेंगे इसमें, प्लस ऑल पास फिल्टर, एक और फिल्टर होता है इसमें छूटा हुआ है, इंपॉर्टेंट हो आ जाता है एग्जाम में, ऑल पास फिल्टर, ठीक है। ऑल सिलेबस में नहीं है बट ये आ सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली हम फिल्टर को लो पास फिल्टर क्या करते हैं, कोई बताएगा। ये लो सिग्नल को पास करता है और हाई सिग्नल को रोक देता है। लो सिग्नल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, किस चीज में, मतलब कैसा लो सिग्नल, क्या होता है लो उसमें। इसका गेन कम होता है। गेन कम होता है, नहीं, और क्या। एक्चुअली जो हम लोग डिफरेंट फिल्टर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के बेसिस पे करते हैं। तो जो लो पास सिग्नल है वो लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। ऐसे ही हाई पास सिग्नल को क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। बैंड पास क्या करेगा, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, मान लो कि मैं बोल दूं कि सपोज करा कि 2 हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज तक के, सॉरी 2 किलो हर्ट्ज से लेके 10 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल को आपको पास करना है, बाकी के सिग्नल्स को आपको स्टॉप करना है। इन दैट केस यू कैन यूज बैंड पास फिल्टर्स, ठीक है। बैंड ऑफ मतलब उसको करेगा, ऐसे बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बैंड को स्टॉप करेगा और बाकी चीजों को पास कर देगा। ऑल पास फिल्टर क्या होता है कि वो सारी फ्रीक्वेंसीज को पास कर देगा। तो बोलोगे फिर इसको फिल्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका एक्चुअली फेज कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। फिल्टर में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, एक उसका एम्पलीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये है एम्पलीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स का कि सपोज करा कि कोई फिल्टर है हमारे पास, सपोज करे फिल्टर है, आपने कोई फिल्टर डिजाइन किया 2 पोर्ट का, ठीक है। आपका कोई फिल्टर नेटवर्क है, अब आप यहाँ पे जो सिग्नल फीड करोगे उसके दो पैरामीटर्स होंगे, एक एम्पलीट्यूड होगा उसका, कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, और दूसरा उसका एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, ठीक है। एक एम्पलीट्यूड कंपोनेंट, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, एक अलग से एक और कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फेज, ठीक है ना। कोई भी सिग्नल होता है ना उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हम फिल्टर यूज करेंगे, ठीक है, अब ये जो हम ऑल पास फिल्टर यूज करेंगे वो क्या करेगा कि सारी फ्रीक्वेंसीज को पास कर देगा वो, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी इनपुट पे प्रेजेंट रहेंगी वो आउटपुट पे कर देगा। लेकिन जो इनपुट का फेज है ना, उस फेज को एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं करेगा आउटपुट पे, उसके फेज में चेंजेस कर देगा। तो इसका बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आपने इक्वलाइजर का नाम सुना होगा, अगर किसी को म्यूजिक सिस्टम्स में शौक होगा, मतलब म्यूजिक सुनना अच्छा लगता होगा डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे, तो एक आता है इक्वलाइजर, सुना होगा, मे बी देखा भी होगा इक्वलाइजर।
इक्वलाइजर क्या करता है कि जैसे कभी नॉइज आ जाता है या फिर किसी किसी भी म्यूजिक को मतलब उस नॉइज फ्री करना होता है, तो इन दैट केस वी यूज इक्वलाइजर्स। उसका जो बेसिक आपका फंक्शनिंग है वो ऑल पास फिल्टर पे ही बेस्ड होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ऑल पास फिल्टर डिजाइन कैसे करते हैं। ऑल्दो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई डोंट नो व्हाई ये इन्होंने इसको छोड़ दिया, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद हमारा डिफरेंट प्रोटोटाइप फिल्टर सेक्शन। प्रोटोटाइप का मतलब होता है आपका एक स्टैंडर्ड वो दे दिया जाएगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटोटाइप का मतलब आपका कि एक एग्जाम्पल के उसमें एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। उसके थ्रू हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसमें आपका इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया वर्सेस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लो पास हाई पास फिल्टर एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। उसके बाद सिंपल डिजाइन प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, ठीक है। तो हम लोग एक डिजाइन देखेंगे कॉमन सा फिल्टर प्रोटोटाइप लो पास सेक्शन का, ठीक है। कि लो पास फिल्टर आपको जैसे मैं बोल दूं कि एक आपको ऐसा फिल्टर डिजाइन करना है लो पास फिल्टर जो क्या कर, लो पास फिल्टर क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। तो ये जो लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है। मतलब ये है कि इस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में डिसाइड कर दूंगा, तो इसको क्या करेगा, पास कर देगा, और बाकी की जितनी फ्रीक्वेंसी ना इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये जो एफ होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको मैं बोलूं कि आपको ऐसा फिल्टर डिजाइन करना है जो क्या करे, जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 किलोहर्ट्ज सपोज करो ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे डिजाइन होगा, तो इसके लिए हम लोग सिंपल डिजाइन प्रॉब्लम देखेंगे लो पास फिल्टर सेक्शन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा है एम डिराइव फिल्टर सेक्शन, ठीक है। एम डिराइव फिल्टर भी एक टाइप होता है फिल्टर डिजाइन का, ठीक है। उसका लिमिटेशन ऑफ लोग प्रोटोटाइप फिल्टर्स, नीड ऑफ एम डिराइव फिल्टर, एम डिराइव फिल्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फिल्टर्स, राइट। क्रिस्टल के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग ने ईडीसी में ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है। क्या कौन कौन से मटेरियल एज ए क्रिस्टल बिहेव करते हैं, एनीवन? हेलो, कौन कौन से मटेरियल ऐसे हैं एज ए क्रिस्टल बिहेव करते हैं? क्रिस्टल याद है किसी को? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्रिस्टल, यस, हमने बताया था ना। उसका एग्जाम्पल है तो वॉच का, जो आपके घरों में घड़ियां होती हैं उस पर लिखा रहता है क्वार्ट्ज, ठीक है। ऐसे एक रॉसेल सॉल्ट होता है, वो भी आपका क्रिस्टल के जैसा बिहेव करता है। ये एक्चुअली पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ठीक है ना। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मैंने बताया था, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे क्रिस्टल एंड इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। और उसके बाद हमारा स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक फिल्टर्स एंड देयर यूज, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है एक्टिव फिल्टर्स। एक्टिव फिल्टर्स ना ऑप एम्प का यूज करते हैं हम लोग, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव फिल्टर्स एंड देयर कंपैरिजन विद पैसिव फिल्टर्स, हम लोग एक्टिव फिल्टर और पैसिव फिल्टर्स का कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आ गए ट्रांसमिशन लाइंस। अब ट्रांसमिशन लाइंस जो है ना, जो हम लोग अभी तक जितना इसमें देखे हैं उसका एप्लीकेशन है ट्रांसमिशन लाइंस में, ठीक है। अब ट्रांसमिशन लाइन में सबको यूज करेंगे हम, जितना भी हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी है, मतलब पीछे हमने देखा है। तो ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है पहले देखेंगे, देयर टाइप्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन भी मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया था कि क्या एप्लीकेशन होता है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कांस्टेंट्स, टी एन पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सेक्शंस, जो हमने टी एन पाई नेटवर्क पहले यूनिट में देखा था, उसी के थ्रू एक ट्रांसमिशन लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिट लाइन, फिर आता है कंडीशन फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन एंड मिनिमम एटेन्यूएशन ऑफ सिग्नल ऑन द लाइन एंड इंट्रोडक्शन टू द लोडिंग मेथड्स, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्टैंडिंग वेव्स। अभी आपको ये टर्म सारे फेमिलियर नहीं लग रहे होंगे, बट काफी इजी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। आपको मैं फिजिकली इसका सारा सिग्निफिकेंस एक एक बताऊंगा कि एक एक टर्म का फिजिकल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एट हाई फ्रिक्वेंसीज, इंट्रोडक्शन टू स्टब्स, स्टब मैचिंग का यूज करके हम लोग सिंगल स्टब, डबल स्टब ऐसे करके, ओपन शॉर्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमारा एसबीटीसी होता है, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, ठीक है। जैसे हम लोग का एसी ट्रांसमिशन होता है ना, जैसे आप जो घरों में डोमेस्टिक सप्लाई में क्या होता है, यहाँ पे पोल होता है ऐसे सपोज करो, ऐसे आपका पोल है,
इसमें वायर्स आते हैं ऐसे, AC ट्रांसमिशन वाले, ठीक है। नॉर्मली आपका 2 लाइव वायर होता है, एक आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये 2 फेज सिस्टम, ऐसे 3 फेज सिस्टम्स होते हैं। तो ये तो आपका AC ट्रांसमिशन है। ऐसे ही हम लोग इसमें ना हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, ठीक है। हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन, तो ये आपको थोड़ा बहुत अगर हिस्ट्री पता होगी तो जो हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन का जो आइडिया है ना, वो थॉमस अल्वा एडिसन ने प्रपोज करा था। एडिसन, आई डोंट नो स्पेलिंग इसका क्या है, देख लेंगे, ठीक है। एडिसन ने किया था, और AC ट्रांसमिशन का जो है जो आइडिया है वो टेस्ला ने प्रपोज करा था। सुना होगा मे बी नाम दोनों का। एडिसन जो थे वो DC ट्रांसमिशन के फेवर में थे, टेस्ला जो थे वो AC ट्रांसमिशन के फेवर में थे, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे FBDC में, ठीक है। तो ये हमारा ब्रीफ सिलेबस है, थियरी वाला पार्ट। अब आते हैं हम लोग का प्रैक्टिकल, भी मेरे को ही लेना है, तो देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे क्या करा जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो कि हमको एक्सेस नहीं मिलता है लैब का, अगर ऐसे सिचुएशन बनी रहे, तो हम सिमुलेटर पे करेंगे। मेरे पास सिमुलेटर है मेरे पास, तो उसके थ्रू हम लोग कर लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे उसमें ये करते हैं। फिर लैब में जब भी हम लोगों को टाइम मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा, तो हम लोग लैब में उसको कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहला है टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस ऑफ सिमेट्रिकल T and पाई नेटवर्क। जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस और प्रोपेगेशन कांस्टेंट पर पढ़ रहे थे, उसमें कैसे मेजर करते हैं हम लोग, इसको देखेंगे प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकली कैसे मेजर करते हैं, थ्योरेटिकली तो हम लोग डिराइव करके फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली मेजर करेंगे ब्रेड बोर्ड पे, एंड देन कंपेयर करेंगे दोनों को। उसके बाद नेक्स्ट हमारा था टू मेजर द इमेज इंपेडेंस ऑफ गिवन सिमेट्रिकल T and पाई नेटवर्क, ठीक है। रादर ये असिमेट्रिकल नेटवर्क है, इमेज इंपेडेंस असिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए मेजर होता है, ठीक है। फिर प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर को डिजाइन करना, उसका अटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करना, ये हो गया, ठीक है। अगेन ये आपका अटेन्यूएटेड डिजाइन करने का है, ठीक है। हाई पास फिल्टर कैसे डिजाइन करना है वो है, ठीक है। तो हम लोग जो एक्चुअली जो फिल्टर्स वाला पोर्शन है ना, फिल्टर्स, ये जो है हम लोग ऑप एम्प से डिजाइन करेंगे। ऑप एम्प हमने जो EDC में पढ़ा था, आपको याद होगा। ऑप एम्प की आईसी क्या होती है? ऑप एम्प की आईसी क्या होती है? IC 741। एग्जैक्टली। तो इसका यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर सेक्शन को एनालाइज करेंगे। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक IC 741 एंड देन आई आस्क टू डिजाइन अ लो पास फिल्टर, देन हाउ वुड यू प्रोसीड। तो ऐसे सारी चीजें हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। तो देखो ना, मतलब इसमें क्या है कि इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है। आपको अपने उसके अकॉर्डिंग, जो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना होता है, ठीक है। हम आपको एक बेसिक चीज बता देंगे एंड यू कैन बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं ना, क्योंकि देखो लिमिट नहीं करना है अपने आप को कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो फिर उसी का। अब जैसे इस सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिलेंगी कि जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं, बट जो आपका अपना होता है ना, पूरा एक्यूमुलेशन होता है। जो भी आप EDC में पढ़े उसका यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हाई पास फिल्टर आप कैसे भी कर सकते हो, बट इजी सबसे हमारे एज ए स्टूडेंट है या डिजाइनर या फिर आप इंडस्ट्री में भी जाओगे, तो ये काफी इजी है बनाना ऑप एम्प के थ्रू, क्योंकि बनी बनाई IC है, आपको मिल जाएगी। अदरवाइज बहुत टफ हो जाएगा डिजाइन करना। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, बट हम लोग डिजाइन ऑप एम्प से करेंगे, ठीक है। उसका एम डिराइव फिल्टर है, ये तो आपका नॉर्मली डिफरेंट टाइप का वो हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है टू ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव रेशियो, स्टैंडिंग वेव ऑन ट्रांसमिशन लाइन एंड मेजरमेंट ऑफ SWR, दैट इज स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस ऑफ लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन का SWR कैसे मेजर करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स इंपेडेंस कैसे मेजर करते हैं, ये हम देखेंगे। उसका ड्रॉ द एटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल फिल्टर, ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं। उसके बाद देखो बुक्स की बात आती है। बुक्स आई डोंट नो आपके पास अभी होगा नहीं होगा। तो देखो, इसमें जो सबसे अच्छी बुक है ना, एक आती है राइडर की बुक, ठीक है। जे राइडर करके है समथिंग, वही नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन की नाम से है, ठीक है। तो ये अगर किसी को बुक मिल जाती है तो ये रेफर कर सकते हो आप, ठीक है। लाइब्रेरी में है अपने यहाँ कॉलेज पे। अपार्ट फ्रॉम इट, इसमें मेंशन नहीं है, बट आप इसको प्रेफर कर सकते हो, ए चक्रवर्ती को, ये भी अच्छी बुक है।
और ये आई डोंट नो, एक मैं बुक नहीं देखा हूँ सोनियन गुप्ता वाली, ठीक है, बट एक चक्रवर्ती अच्छी बुक है, ठीक है। और एक ही कहानी, ये तो बहुत ही मोटी बुक, आपने भी देखे होंगे, अपने लाइब्रेरी में सबसे जो मोटी बुक है, थिक बुक है, ये आपका यही है, एक ही कहानी। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप लेक्चर अटेंड करोगे और कोई भी बुक पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बट इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है कि जैसे कि मतलब ईजी है तो ये कर दिया, ठीक है। बहुत खराब भी लोग परफॉर्म करते हैं इसमें, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को देखो, इस सब्जेक्ट को मुझे लेना है इसलिए पढ़ा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फंडामेंटल्स ठीक हूँ किसी के भी, ठीक है। तो फंडामेंटल्स मतलब ऐसे होते हैं कि जिसके बेसिस पे आप आगे कुछ भी पढ़ सकते हो। एक बार आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो गया तो आप कुछ भी इजीली समझ सकते हो। तो एक ये फंडामेंटल सब्जेक्ट है, जैसे आपका ईसीडी हुआ करता था फर्स्ट ईयर में, वैसे ही अभी के लिए आपका एकदम फंडामेंटल सब्जेक्ट है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस सब्जेक्ट, ओके। तो ये हमारा सिलेबस रहा। और बुक्स में आप हिंदी वाली बुक्स में भी शायद राहुल बाजवा की अच्छी आती है बुक, तो जो हिंदी बुक पढ़ रहे हैं तो राहुल बाजवा, क्या नहीं स्पेलिंग, ठीक है। तो राहुल बाजवा की बुक ले सकते हो आप, और भी बुक्स देख लेना, कोई हिंदी वाली तो सब एक ही टाइप की होंगी, ठीक है। इंग्लिश में अगर जे राइडर मिल जाए तो अच्छी बुक है, ए चक्रवर्ती अच्छी बुक है, और साहनी भी अच्छी बुक है, ठीक है। और मैं बुक्स इसमें, और मैं यशपाल वगैरह ये सब बुक मैं देखा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा। अब एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि देखो, पहले जो सिलेबस था एनएफटीएल का ना, उसमें बहुत सारी चीजें थी, मतलब बहुत बेसिक से था। अभी इन्होंने सीधे हमारा नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क से स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग क्या चाहते हो कि मैं पहले बेसिक्स कर लूं या फिर सीधे स्टार्ट कर लूं टू पोर्ट नेटवर्क से? कोई पता है? बेसिक्स से। पहले सर बेसिक बेसिक सब बेसिक। तो हम आज से स्टार्ट कर दें इसको। बेसिक्स में वही जो आपके इलेक्ट्रिकल्स के Yes, से sir. रिलेटेड थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। कितने लोग हो गए? 1 सेकंड जरा। ट्वेंटी 24। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो कुछ ना हम लोग बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स में हम लोग सिंपल सिंपल चीजें पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? कोई बताएगा? ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? एनीवन? V is equals to I by R. V इक्वल्स टू आई बाई आर। V इक्वल्स टू आई बाई आर किसने बताया? V is equal to IR. V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ होता है। मैं ओम्स लॉ पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला थोड़ी पूछ रहा हूँ। बताओ कौन बताएगा ओम्स लॉ? V is directly proportional to I. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अगेन ये फॉर्मूला है। एक डायरेक्ट ऐसे, मतलब मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ कहाँ अप्लाई होता है, V क्या है, I क्या है? ये तो 9th का है, ये तो 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखो तो V इक्वल्स टू आई आर से पहले, ये तो ओम्स लॉ सबको पता है कि उसको मैथमेटिकली हम V इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं, ठीक है। बट डिफाइन अगर ओम्स लॉ करना होता है ना, तो कोई भी अगर सर्किट है, ठीक है, अगर उसका फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट रहते हैं तभी ये वैलिड होता है। तो अगर ओम्स लॉ डिफाइन करना है तो यू हैव टू ऐड कि इन एनी सर्किट इफ फिजिकल पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट, are kept unchanged, then the voltage of that particular circuit will be directly proportional to the current flowing through the circuit. ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओम्स लॉ आपसे कोई पूछता है तो V इक्वल्स टू आई आर, ये बहुत ही नई, मतलब बहुत ही इमैच्योर टाइप का आंसर है, ठीक है। तो आप
पूरा चीज बताओगे। फिजिकल पैरामीटर्स का मतलब कि जैसे कोई सर्किट का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर सर्किट में, देन दिस V इक्वल्स टू IR विल नॉट बी वैलिड। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि इफ फिजिकल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर and things like that are remain constant, then in that particular circuit the voltage is directly proportional to the current flowing through that particular circuit. Okay, and the proportionality constant is called resistance. समझ में आया क्या कह रहा हूँ? हेलो, Yes, sir. समझ में आ गया ना कैसे डिफाइन करना है ओम्स लॉ? ठीक है, तो 9th से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। अब कहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा हो ना, वहाँ पे V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला क्या होगा? इनवैलिड होगा। ओके, तो यू हैव टू जस्ट कीप इट इन योर माइंड। ओके, तो अब देखो, चलो V इक्वल्स टू IR हो गया। R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। V इक्वल्स टू, अच्छा एक चीज देखो, मैथ्स पढ़े होगे तो Y इक्वल्स टू क्या होता है? आपने लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा, mx + c, पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? अगर ओरिजिन से Yes, पास, sir. Yes, sir. ऑरिजिन से पास होगी लाइन तो C इक्वल्स टू क्या होगा? अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास कर दोगे तो C इक्वल्स टू क्या होगा? 0. 0 हो जाएगा। 0. हाँ, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि y इक्वल्स टू mx आपको पता है, और हमको एक इक्वेशन मिला हुआ है V इक्वल्स टू IR। अब मैं y एक्सिस पे अगर इसको ड्रॉ करूं, अब मैं y एक्सिस पे क्या ले लूं? y एक्सिस पे ले लूं हम V, ठीक है ना? वोल्टेज को ले लो यहाँ पे, ये हमारा वोल्टेज हो गया, सपोज करें हमारा वोल्टेज है, और x एक्सिस पे मैं ले लूं करंट को, ये हमारा करंट हो गया। तो R क्या रिप्रेजेंट करे, कोई बताएगा? What will be the R? अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं y एक्सिस पे वोल्टेज ले लूँ, x एक्सिस पे करंट ले लूँ, देन दिस R विल रिप्रेजेंट व्हाट? क्या करेगा रिप्रेजेंट? Sir, ये M क्या को represent करेगा. m हो जाएगा, m का मतलब स्लोप हो जाएगा, Sir. स्लोप हो जाएगा ना? R क्या हो जाएगा? Yes, sir. स्लोप हो Yes, sir. जाएगा। No. ठीक है, मतलब ये जो R होगा कहीं ऐसे होगा, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो जो आपका रिलेशन होता है, ये लीनियर रिलेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं? लीनियर। इसीलिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक लीनियर डिवाइस है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लीनियरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ओके, तो ये जो इक्वेशन वगैरह मैं कभी भी लिखूँ ना, तो आपके दिमाग में ये सारा चीजें अपने आप, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है? आप मैथ्स इसीलिए पढ़ते हो ना, मैथ्स का कोई ऐसा यूज नहीं है कि आप बस पढ़ते जाते हो, उसका यूज होता है एक्चुअली। अभी जो इंजीनियरिंग में उसका यूज ये है कि आप कुछ भी चीज को देखो ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसके सारे इंफॉर्मेशन राइटर के एक्सट्रैक्ट हो जाए, ठीक है? तो कोई भी मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो उस इक्वेशन को आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टूल्स दैट यू हैव गैदर्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो ये सिंपल सा ही है, आप ऐसे ही किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हो कि ये क्या होगा। सिंपल, अब होता क्या है ना, आप ऐसे एनालाइज नहीं करते, एग्जाम में सिंपल पूछ देगा कि अगर वोल्टेज और करंट लीनियर है तो आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको पता है कि स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? एम जो होता है स्लोप होता है, ठीक। अच्छा, एक और चीज में देखते हैं कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज कैसे डिफाइन होता है? व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज को कोई डिफाइन करेगा? W/Q, W/Q। work done upon the वोल्टेज अपॉन क्यू। व्हाट्स योर नेम? किसने बताया W अपॉन Mansi क्यू? Gupta. मानसी। ओके मानसी, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा Sir, हूँ, Mansi Gupta. आप फॉर्मूला वाइज सही हो, यू आर राइट, Okay. बट आई एम आस्किंग फॉर द डेफिनेशन एक्चुअली, व्हाट इज वोल्टेज? Okay. कोई भी बता सकता है।
हम लोग बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक एक पॉइंट ट्राई करेंगे कि सारा चीज ये कर लें। इसको रिवाइज करना मत भूलना आप, इसको मतलब बहुत इजीली मत ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंटरव्यू अगर में छोटी छोटी चीजें पूछ देते हैं और फिर ऊपर से बहुत बेइज्जती हो जाएगी, फिर पता चला वोल्टेज करंट नहीं पता है। तो व्हाट इज वोल्टेज, क्या होता है वोल्टेज, कोई बता सकता है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कोई बता सकता है व्हाट इज वोल्टेज? है ना, आई एम रियली सरप्राइज यार कि वोल्टेज नहीं पता है आप लोगों को। एनीवे चलो मैं बताता हूँ। यस सर, किसी सर हम हाँ बताएं, हाँ बताओ बताओ बताओ। किसी एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। और फॉर दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी, आई एम जस्ट गोइंग टू ट्रांसलेट इट, कि अगर कोई, मैं भी हिंदी में बता रहा हूँ because फिर सब लोगों को नहीं समझना है। एनीवेज, तो कोई जैसे चार्ज है, सपोज करो उसने क्या बताया, कोई चार्ज है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, मान लो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, जैसे मान लो, सॉरी इसको इलेक्ट्रॉन ना, ऐसे मान लो नेगेटिव चार्ज है ऐसे कोई, ठीक है, कोई एक नेगेटिव चार्ज है ऐसे, ठीक है। अब इस चार्ज को ना, ये सपोज करो ये चार्ज है, इसको मैं उठा के यहाँ से कहीं पे लाऊं, जैसे मान लो एक पोजीशन है ए, यहाँ पे लाऊं, ठीक है। अगर मैं सपोज करो एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है ए पॉइंट है, अब मैं पूछूं इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है, ए पॉइंट का वोल्टेज कितना है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो चार्ज होगा ना, ये कहीं इन्फिनिटी पे होगा, बहुत दूर है, कहीं इन्फिनिटी पे है। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके ए तक लाने में जो भी वर्क डन होगा, जो भी काम होगा, ठीक है ना, वर्क डन का मतलब बेसिकली एनर्जी स्पेंड हो रहा होगा, ठीक है। तो जो भी एनर्जी लगेगा इस चार्ज को उठा के कहाँ पे लाने में, इस पॉइंट पे लाने में, एक, अगर मैं किसी एक पॉइंट का वोल्टेज, देखो दो चीजें होती है, एक होता है वोल्टेज डिफरेंस और एक होता है वोल्टेज। तो किसी पॉइंट का जो वोल्टेज है ना, जैसे मैं पूछूं कि यहाँ का वोल्टेज कितना है, तो कैसे होता है बेसिकली कैलकुलेट, कि बेसिकली आप क्या करते हो, एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के लाते हो उस पॉइंट पे, और उस, ये जो भी आपने काम करा है, जो भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो जितनी एनर्जी आपकी स्पेंड हुई है या फिर जितना काम आपने करा है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज, ठीक है। तो देखो उसने जो फॉर्मूला बताया था ना, मानसी ने आई थिंक, तो वो क्या बताया था, W/Q, ओके। और अभी इसने डेफिनेशन बताया, तो आप इस फॉर्मूला से भी डेफिनेशन बना सकते थे। उसने क्या बोला कि एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का मतलब जो Q है एक सिंगल चार्ज है। अब सिंगल चार्ज को आप कहीं से उठा के ला रहे हो, उसमें जितना आपको काम करना पड़ रहा है, वो क्या हो रहा है, बेसिकली वोल्टेज हो रहा है, उसको हम वोल्टेज डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है चीज वोल्टेज डिफरेंस, क्या होता है वोल्टेज डिफरेंस। अब वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में होता है, जैसे मान लो ए है, ये है बी है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या है। अब कोई चार्ज है, इसको उठा के आप ला रहे हो बी पे, तो इसमें जितना भी काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट चार्ज को लेना है, मतलब सिंगल चार्ज को लाने में, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि क्यू देखो यहाँ पे 1 होगा, तभी आप वोल्टेज को वर्क डन से इक्वेट कर सकते हो। तो कोई यूनिट चार्ज को अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जो ला रहे हो, और उसमें जो आपका वर्क डन हो रहा है, ठीक है ना, जो भी काम हो रहा है आपका उठा के लाने में, वर्क डन का मतलब बेसिकली यू आर स्पेंडिंग सम एनर्जी, राइट। तो आप जितना भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है पर्टिकुलर यहाँ ए से बी तक लाने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज बोलेंगे। अब एक चीज बताओ कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट बी है यहीं पे, ए के पास ही बी है, और आप क्या कर रहे हो, एक चार्ज को यहाँ पे उठा रहे हो और ऐसे घुमा के ला रहे हो यहाँ पे, वहीं पे ला दिए। मेरी बात समझो, मैं क्वेश्चन क्या था, एक चार्ज था जो किस, कहाँ पे था, ए पे था, और ए लोकेशन पे ही बी भी लोकेशन है, मतलब ए पॉइंट जहाँ पे है वहां पे बी पॉइंट भी है। आपने क्या करा, ए से चार्ज उठाया, ऐसे गोल से दूर से घुमा के लाया और बी पे रख दिया फिर से, तो वोल्टेज कितना होगा, कौन बताएगा? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir.
सो क्वेश्चन मेरे समझ में आया। मैं क्या कह रहा था कि मैं कह रहा था कि एक चार्ज था हमारा पॉइंट ए पे, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो वोल्टेज डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हमको वी ए बी डिफाइन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी चार्ज को हम क्या करते हैं पॉइंट ए से, यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाने में जो भी काम करना होता है, जो भी वर्क होता है, उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना, वी ए बी वोल्टेज डिफरेंस बोलेंगे उस पॉइंट का। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं ए और बी, वो दोनों एक लोकेशन पे हैं। ए भी यहीं पे है और यहीं पे बी भी है, आपका बी भी यहीं पे है। अब मैं क्या, आपका ए है, बी भी यहीं पे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस चार्ज को ना ऐसे उठा के ला रहा हूँ, ए वाले चार्ज को ऐसे उठा के ला के और फिर यहीं पे रख दे रहा हूँ, क्योंकि बी भी वही लोकेशन है, बी पे रख दे रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वोल्टेज कितना होगा इस पूरे प्रोसेस में। सर 0। सर 0 होगा सर, क्यों? क्योंकि वर्क डन 0 है सर। वर्क एग्जैक्टली डन 0 जहाँ से चले फिर उसी पॉइंट पे आता है। हाँ ठीक है, तो वर्क डन का पता होगा, वर्क कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हम काउंट करते हैं, ठीक है। वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है, ठीक है। आपको याद होगा कि जब तक किसी पर्टिकुलर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, देन योर वर्क विल बी कंसिडर्ड टू बी जीरो। ओके, तो देखो अब कितना सिंपल है, आप ऐसे बता सकते हो कि एक लूप में ना, कभी भी लूप में जो होगा वोल्टेज क्या होगा पूरे लूप का, कितना होगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? 0 होगा। हाँ, तो इसका हम लोग यूज आगे देखेंगे पहले, ठीक है। तो वोल्टेज आई थिंक समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज का डेफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे कि अगर मैं किसी इनफाइनाइट से किसी इनफाइनाइट लोकेशन पे, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट पे लाता हूँ, तो उसमें जो भी वहां से पॉइंट पे लाने में जो भी किया गया काम होगा, जो भी एनर्जी स्पेंड होगी, दैट विल बी योर वोल्टेज। ओके, एज सिंपल एज दैट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। लेट्स मूव फर्दर। हम लोग क्या करेंगे अब, करंट डिफाइन करेंगे। व्हाट इज करंट? करंट, करंट क्या होता है? क्या बताएगा व्हाट इज करंट? बोलो Q/T। क्या होता है करंट? जो होता है क्या होता है? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एग्जैक्टली। तो सिंपल कि कोई भी कंडक्टर है उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, करंट होता है। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब, जैसे मान लो कंडक्टर है, सपोज करें हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं ना, इस कंडक्टर को, इसमें दो पॉइंट्स ले रहे हैं। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन है इस कंडक्टर का, एक पॉइंट है ए, क्रॉस सेक्शन आप समझ रहे होगे, मैं ऐसे ये ऐसे जैसे मान लो वायर है, ऐसे ऐसे वायर है, सपोज करो मैंने ऐसे बैटरी लगा दिया इसमें, ठीक है। पॉजिटिव साइड बैटरी का, नेगेटिव साइड, ठीक है। अब बैटरी लगा दिया और ये आपका है कंडक्टर। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को अगर करंट पता करना है, तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है ना, यहाँ पे चार्ज होगा आपका क्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, मतलब ये जो दोनों के बीच का जो चार्ज होगा ना, इसको हम डेल्टा क्यू से अगर रिप्रेजेंट करूँ, डेल्टा क्यू से। और इस मान लो कोई भी आपका जो चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, क्योंकि देखो इसमें हम लोग जो पॉजिटिव से आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। अब क्या है, हमको जो सपोज करो इसमें कुछ नंबर ऑफ चार्ज एंटर करे, सपोज करो 10 नंबर ऑफ चार्ज एंटर करा, ठीक है। अब वो एंटर करके कितने टाइम बाद आता है इसके यहाँ पे, मतलब ए और बी आपका जो सपोज करो ए और बी को मतलब क्रॉस करने का, फ्रॉम ए टू बी जाने में उस चार्ज को टाइम लग रहा है, सपोज करो डेल्टा टी, ठीक है। तो दोनों का जो रेशियो होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो आई क्या होगा, आई कैसे डिफाइन होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा क्यू क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज था और यहाँ पे जो चार्ज था, ठीक है ना।
जो बेसिकली क्या है, जो भी चार्ज एंटर कर रहा है, क्योंकि चार्ज वैसे चेंज होगा नहीं, ठीक है, चार्ज चेंज नहीं होगा। अगर कुछ वैसा होता तो चार्ज चेंज हो जाता। तो क्यू का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ टोटल चार्ज जो पास हो रहे हैं इसमें, ये जो कंडक्टर के थ्रू जो क्रॉस सेक्शन हमने बनाया है, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जितने चार्ज पास कर रहे हैं और कितने टाइम में पास कर रहे हैं, डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी टाइम में पास कर रहे हैं तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, करंट होता है। तो कैसे डिफाइन करोगे कि इनसाइड एनी कंडक्टर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, बस सिंपल, कि किस रेट से पास हो रहा है। और इसका यूनिट होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर्स, एम्पियर, यस, ओके। ऐसे वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट्स, Volt. ठीक है, ओके। तो हमारा वोल्टेज हो गया, करंट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है दैट इज योर केवीएल पे चलते हैं, केवीएल, ठीक है। क्या होता है इसका, Kirchhoff voltage law. किरचॉफ्स, यार मेरी आदत नहीं हुई है, राइटिंग बहुत गंदा हो रहा है, कोई नहीं, समझ लेना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और करंट लॉ हम लोग देखेंगे। तो देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, अभी हमने वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट देखा ना, वोल्टेज क्या होता था कि उसमें किसी का अगर माइक ऑन है, वेट प्लीज म्यूट योरसेल्फ, सो जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उसको हम इंडिकेट करते हैं किससे, केवीएल से करते हैं। अब केवीएल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, देखो केवीएल में जो जहां पे वोल्टेज की बात आएगी ना, वोल्टेज क्या होगा, क्लोज सर्किट होगा, क्लोज्ड सर्किट। वैसे सर्किट का मतलब ही क्लोज ही होता है, ठीक है, जो सर्किट हम डिफाइन करते हैं सर्किट का मतलब ही क्लोज होता है। तो कोई अगर क्लोज सर्किट है, ठीक है, अब क्या होता है, क्लोज सर्किट है तो उसमें एलिमेंट्स होंगे, सपोज करो कई सारे रेजिस्टेंसेस ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे सपोज करो, एक सिंपल हम लोग नेटवर्क ले ले रहे हैं, ये आपका वोल्टेज लगा हुआ है ऐसे, यहाँ पे भी वोल्टेज लगा है, ठीक है। ऐसे मान लो है ये आपका है रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये V1 है, V2 है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि कोई भी क्लोज सर्किट होगा, ठीक है ना, वो कोई भी अगर क्लोज सर्किट है, उस क्लोज सर्किट में ना जो वो पूरा, अगर हम वोल्टेज को, सारे वोल्टेजेस को एक्यूमुलेट करें, मतलब उसमें एक सोर्स होगा, सोर्स वोल्टेज, उसके बाद जितने भी आपके पैसिव कंपोनेंट्स हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब सारे वोल्टेजेस को अगर हम अकाउंट करें ना और उनका सम करें, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो किरचॉफ्स वोल्टेज क्या कहता है कि जो भी वोल्टेज एक्यूमुलेटेड होता है किसी पर्टिकुलर सर्किट में, दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम कैसे, ये तो सबको पता है कि इतना होता है ऐसे कि summation of all voltages inside any closed circuit is going to be 0 according to the Kirchhoff's voltage law। लेकिन अब प्रॉब्लम आता है कि इसको हम लोग कहाँ से कैलकुलेट कैसे करते हैं और कौन सा नोटेशन फॉलो करते हैं सो दैट कि मिनिमल मिस्टेक हो, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं आपको एक सर्किट दूंगा, ऐसे जैसे हमारा एक नेटवर्क है, इसी को हम लोग दोबारा ब्रेक करें। अब सपोज करा कि मेरे पास एक सर्किट है ऐसे, इसमें सपोज करो हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है R1, पहले एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, देन विल मूव फर्दर। ये हमारा है R2, ठीक है, ये हमारा है, सपोज करो वोल्टेज है V। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें KVL लगाना है आपको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ध्यान रखना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमेशा कहाँ लगेगा, क्लोज सर्किट में लगेगा, ठीक है। क्लोज सर्किट, हमेशा सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओनली देन यू कैन अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब देखो, अब ये वोल्टेज सोर्स है V हमारा, ठीक है। अब ये क्या होगा, वोल्टेज सोर्स जो है ये वोल्टेज सप्लाई करेगा R1 और R2 को, ठीक है ना, R1 रेजिस्टेंस को भी करेगा, R2 रेजिस्टेंस को भी करेगा, ठीक है।
अब क्या है कि जब वोल्टेज सप्लाई करेगा मतलब क्या होगा, R1 के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स की वजह से R1 और R2 में क्या होगा, करंट फ्लो होगा एक, ठीक है ना। दोनों सीरीज में है तो सीरीज में हमेशा करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा, सेम करंट, ठीक है। अगर कोई भी चीज सीरीज पैरेलल कैसे ये करते हैं हम अभी फर्दर देख लेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर सर्किट में ना अगर सेम करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो वो सीरीज में माना जाता है। अब सीरीज पैरेलल निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप इमेजिन करो कि यहाँ से सपोज करो कि इसको आप कोई वाटर इनलेट मान लो कि ये नल है कोई, मतलब वाटर इन हो रहा है, पानी यहाँ से सपोज करो इनसाइड जा रहा है। वो पानी क्या होगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से आउट होगा ना, इस V जो है आपका सोर्स है, वो क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर ये R1 से भी फ्लो होगा और वही सेम अमाउंट ऑफ वाटर R2 से भी फ्लो होगा। समझ रहे हो ना, मतलब क्या है, वाटर के क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वाटर जो है यहाँ पे दैट विल रिलेट टू अ करंट, ठीक है। एनालॉजी समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो कि वेदर द सर्किट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता, एक करंट डिफर कर जाता, मतलब जो वाटर था वो अलग अलग होता। अब यहाँ से आपको पता है, यहाँ पे सपोज करो एक नल है या फिर पंप है, हैंड पंप है, जो भी है, और इस एक पाइप है एक, ठीक है। अब एक पाइप है तो जो भी वाटर ये R1 वाली पाइप में फ्लो होगा वही सेम वाटर R2 में भी, क्योंकि दोनों पाइप क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सेम वाटर दोनों में ही फ्लो होगा, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी फ्लोन इन दिस, आई मीन बोथ R1 एंड R2, ओके। तो ये आपको सिंपल पता होना चाहिए। अब अगर सपोज करो कि हमने I करंट R1 से फ्लो कराया और सेम I करंट R2 से फ्लो कराया, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R1 के अक्रॉस, ठीक है, सपोज करो R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, ये है V1, हम इसको प्लस माइनस ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। V1 क्या इंडिकेट कर रहे हैं, R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ऐसे ही R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या इंडिकेट करें, हम V2 से करें, ठीक है। ऊपर लिखें प्लस, नीचे लिखें माइनस। देखो प्लस माइनस लिखने का क्या मीनिंग है मैं अभी बता देता हूँ। जैसे हमने जो करंट लिया है ना, करंट क्या हो रहा है, करंट हमने ऐसे लिया हुआ है, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है कि करंट यहाँ से इन हो रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे, ठीक है। तो जब जहां से इन करता है, जिस पॉइंट पे इन कर रहा है ना, वहां पे हमने क्या एज्यूम किया है, पॉजिटिव। आप निगेटिव भी एज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट एक हमेशा एक आप अपना लेके चलो। सबसे इजी है समझने क्या, जहां से करंट इन कर रहा है उस पॉइंट को आप पॉजिटिव ले लो। मान लो आप कहोगे कि निगेटिव मानना, तो निगेटिव ही मान सकते हो, बट मैं जो बता रहा हूँ वो काफी इजी हो जाएगा फर्दर आपके लिए, ठीक है। तो जहां से करंट यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो पॉजिटिव मान लोगे, ठीक है। अब देखो ये करंट आया, अब इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इन हो रहा है, यानी ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जहां से आउट कर रहा हूं वहां पे निगेटिव ले लो, ठीक है। तो ये एनालॉजी अपने लिए रखो इसको हमेशा के लिए। अब जो केवीएल है, केवीएल होता है वो क्या बोलता है कि सारे वोल्टेज का समेशन है ना, वो जीरो होना चाहिए। क्या बोलता है, जो भी वोल्टेज था वो होना चाहिए जीरो इनसाइड एनी क्लोज सर्किट, क्लोज्ड पाथ। अब देखो, अब सारे वोल्टेज के समेशन जीरो होना चाहिए, मतलब क्या होगा, देखो अब जो यहाँ का वोल्टेज है, अब देखो हम क्या कैसे चल रहे हैं ध्यान से। यहाँ ये जो वोल्टेज है, सोर्स का वोल्टेज, इसको हमने लिखा है V। अब मैं अगर सपोज करूँ करंट में ऐसे फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है, मतलब करंट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे और फिर घूम के ऐसे आ रही है। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो पहले मेरे को क्या इनकाउंटर हो रहा है, निगेटिव, उसके बाद क्या इनकाउंटर हो रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक और आपको नोटेशन करना है, नोटेशन लेना है, ठीक है, कि जब भी आप निगेटिव से पॉजिटिव जाओ, जब भी आप निगेटिव से पॉजिटिव जाओ, तो उस चीज को आप किससे इंडिकेट करो, प्लस से इंडिकेट करो। अगेन आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसका एक मतलब एक क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब ये आप खुद से याद कर सकते हो। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि आप पहले लॉस में थे, अभी प्रॉफिट में चले गए, तो आप ओवरऑल किस में रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे ना। तो इसीलिए पहले निगेटिव, कोई चीज निगेटिव था उसमें पॉजिटिव में हो गया, तो क्या हो रहा है, बेसिकली उसमें पॉजिटिव का एडिशन हो रहा है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कोई भी चीज अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो उसको आप पॉजिटिव याद कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां पे भी हम निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे वहां पे क्या लेंगे हम लोग, साइन पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव से निगेटिव जब जाएंगे हम लोग, इन दैट केस हम लोग क्या साइन लेंगे,
क्या लेंगे? कोई चीज पहले आप प्रॉफिट में थे, अभी लॉस में चले गए, तो क्या होगा? निगेटिव हो गया ना। तो इसको हम लोग लेंगे निगेटिव। यस सर। ओके, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा, आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। मैं इजी बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप दोनों में से कोई नोटेशन ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक ही फॉलो करना है। जो एक नोटेशन ले लिया वही फॉलो करना है। ये नहीं कि एक जगह प्लस माइनस से प्लस को प्लस ले लिया, दूसरी जगह माइनस से प्लस को माइनस ले लिया। तो इसीलिए लाइफ में बस एक रूल बना लो, वो फिर कभी नहीं छोड़ना है, एक रूल, ठीक है? अगर आप मेरे से अग्री नहीं कर रहे हो तो आप उसका उल्टा रूल बना लो अपना, लेकिन बस एक ही होना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि हर जगह रूल बदल रहा है आपका, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सारे वोल्टेज का जो समीशन है ना, वो जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब जो सारे वोल्टेज के समीशन का मतलब क्या है, देखो, अब अगर मैं इसको सिग्मा वी को अगर तोड़ दूं, अगर इसको फर्दर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको मैं वेट, इसको सिग्मा वी को अगर मैं ब्रेक करूं, तो देखो सिग्मा वी का मतलब सारे वोल्टेजेस का सम है, ठीक है? तो पहला वोल्टेज इसमें क्या है, पूरे सर्किट का हमको वोल्टेज का सम करना है, ठीक है? सम उसके साइन के अकॉर्डिंग करना है। तो पहला वोल्टेज का जो सम होगा, माइनस से प्लस जा रहा है पहले वोल्टेज में, जैसे करंट का डायरेक्शन देख के, तो माइनस से प्लस लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्लस वी लिखेंगे, ठीक है? प्लस वी हो गया। दूसरा वोल्टेज क्या है? V1 है। इस सर्किट में दूसरा वोल्टेज क्या है? V1 है। लेकिन ध्यान दो, जब V1 जा रहा है, करंट V1 में जा रहा है, तो कैसे जा रहा है? प्लस टू माइनस जा रहा है। तो प्लस टू माइनस मेरे को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो मैं लूंगा माइनस V1। समझ में आया? बताओ कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, अब देखो ऐसे ही sir. हमारा अभी करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है, अभी कैसे ऐसे है, ठीक है? करंट का फ्लो का हमने सबसे पहले करंट फ्लो का डायरेक्शन लिया था। तो अभी करंट फिर से कहां से कैसे जाएगी? प्लस से कैसे जाएगी? प्लस से माइनस जाएगी। तो प्लस से माइनस जाएगी, तो V2 को हम कैसे लिखेंगे? माइनस V2 या प्लस V2? Plus minus V2. Minus V2. ठीक Minus है ना, V2. माइनस V2। और सबका जो सारे हमारे वोल्टेजेस हमको पता चल गए। अब इसका समेशन क्या होना था? 0। जीरो। ओके, देन अभी इसको हम लोग क्या लिखते हैं? V इक्वल टू क्या लिखते हैं? V1 प्लस V2। और V1 की वैल्यू क्या है, याद होगा आपको? V1 क्या है? सिंपली है जो करंट टाइम्स रेजिस्टेंस, तो I टाइम्स क्या हो जाएगा? R1। आर। R नहीं, ठीक है ना? ये R1 है, ये R2 है। ऐसे V2 क्या हो जाएगा? I टाइम्स R2, R2। ठीक है? ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? आपको क्या स्टेप्स क्या क्या करने हैं? स्टेप्स ध्यान क्या देना है आपको? पहला चीज कि आपका जो सर्किट होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए, जो भी आपका होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। दूसरा चीज कि आपको करंट मार्क कर लेना चाहिए उसमें, ठीक? करंट मार्क कर लो कि किधर से कौन सी करंट फ्लो करा रहा है। आप उल्टा भी करा सकते थे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, तो आप करंट मार्क कर लोगे। तीसरा चीज क्या करोगे? नोटेशन फॉलो करोगे। अब नोटेशन में कौन सा नोटेशन? जो मैंने ये बताया, या फिर आप इसके उल्टा अगर आपको करना है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट ध्यान क्या रहे, ये आप करो या इसके अपोजिट करो, ठीक है? मैं अपोजिट वाला नहीं बताऊंगा, नहीं तो हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बस एक ही रखना है, चाहे आप ये फॉलो करो या फिर अपना खुद का इसका अपोजिट कर लो, लेकिन लाइफ भर के लिए फिक्स कर लो उसको, कभी चेंज नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो बहुत सारे लोग एमटेक कर लेते हैं, उनको केवीएल तक नहीं लगाना आता, ठीक है? तो वो आपको ऐसी चीज नहीं करनी है। ओके, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको केवीएल आ गया ना, तो कोई भी सर्किट का कहीं का भी करंट वोल्टेज निकाल लो। हाँ, ये बात अलग है, आपको टाइम लगेगा, जितना सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना टाइम लगेगा, बट आप निकाल तो दोगे ही, इतना तो हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें आपको बहुत बहुत सारे मतलब ऐसी चीजों का ध्यान देना। ओके, अब देखो ऐसे ही होता है हमारा क्या, दूसरा जो लॉ है इनका, ये बहुत सिंपल है। जो किरचॉफ साहब का दूसरा लॉ है वो है आपका किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, नोड होता है, नोड। उसमें क्या था कि क्लोज सर्किट या फिर लूप होता था, इसमें नोड होता है, एक पर्टिकुलर नोड है सपोज करो। अब इस नोड पे
जितने भी करंट आएंगे ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर नोड है कहीं पे भी, इसमें क्लोज सर्किट होने की कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। सपोज करो ऐसे है, ऐसे जा रहा है, ये अंदर आ रहा है कुछ, सपोज करो ये है करंट I1, ये है I2, ये है I3, I4, I5, I6। तो इसमें क्या होता है ना, एक चीज ध्यान रखना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी इनकमिंग करंट होता है, द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, ठीक है। एक्चुअल में भी किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि एक किसी नोड पे ना जितने भी करंट्स होते हैं उनका एल्जेब्राइक सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी पर्टिकुलर क्लोज पाथ में जो सम होता है आपको वोल्टेजेस का वो 0 होता है। इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नोड पे करंट का जो सम होता है वो 0 होता है। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो वही जैसे नोटेशन वाला, इसमें क्या अडॉप्ट कर लो कि जो भी इनकमिंग है, इनकमिंग को मान लो पॉजिटिव, पॉजिटिव करंट मान लो, और आउटगोइंग को क्या ले लो, नेगेटिव ले लो, नेगेटिव है। ठीक है। तो देखो ये पॉइंट अगर आपका ये नोड है, सपोज करो ये आपका एन नोड है, अब इस एन नोड पे इनकमिंग करंट क्या है, इनकमिंग करंट बताओ। चलो एक एक स्टार्ट करते हैं। I1 देखो, I1 अगर है तो I1 क्या है, आपका आउटगोइंग करंट है, तो इससे साइन क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा ना। यस सर। I1 को हमने एज्यूम करा है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ ये फिक्स नहीं है, आप दूसरा एज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ओके। ऐसे ही देखो इस पॉइंट पे जो I2 है, I2 क्या है, आउटगोइंग करंट है, तो इससे भी एसोसिएटेड साइन क्या होगा, माइनस होगा, ओके। ऐसे ही देखो I3 की बात करो, ये I3 है हमारा, I3 क्या है, इनकमिंग करंट है, तो प्लस साइन होगा। ऐसे I4 क्या है, प्लस हो जाएगा। I5 भी क्या प्लस है, साइन। 5 और प्लस प्लस I6, और इसका समेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग I1 I2 को 0 को साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 होगा ना। अब इससे एक और चीज आप निकाल सकते हो कि जो सम ऑफ I1 प्लस I2 का मतलब क्या होगा, I1 जो I2 थे, I1 और I2 क्या थे, आउटगोइंग करंट, तो सम ऑफ आउट गोइंग करंट जो है वो किसके बराबर है, I2 I3 I4 I5 I6 क्या है, इनकमिंग करेंट्स हैं, तो किसके बराबर होंगे, सम ऑफ इनकमिंग करेंट्स, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी अडॉप्ट करके ये कर सकते हो, ठीक है। तो KCL तो काफी इजी है, ओके। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा, सपोज करो ये वोल्टेज V, ये हमारा है R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा है R2 रेजिस्टेंस। सपोज करो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है R1 के अक्रॉस वो है VR1, और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है हमारा VR2। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या निकालना है ना, VR1 एंड VR2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ V, ठीक है। तो जो क्वेश्चन क्या है कि वैल्यू ऑफ VR1 एंड VR2 इन टर्म्स ऑफ V हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसमें सिंपल सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, देखो क्लोज सर्किट है, क्या लगेगा बताओ जल्दी से, सर्किट को KVL लगेगा। KVL क्या बोलता है, KVL में सिंपल एक करंट एज्यूम कर लो, इस सर्किट में वोल्टेज लगा हुआ है तो एक करंट फ्लो होगा ऐसे, ठीक है। I करंट हमने मान लिया। अब देखो क्या कहेगा, ये कैसे लगाएंगे हम KVL, KVL क्या होता है, वोल्टेज समेशन 0 होता है, तो हमारा हो जाएगा माइनस से प्लस, हम कैसे करेंगे, माइनस से प्लस क्या वोल्टेज लेंगे, अकॉर्डिंग टू माई नोटेशन हम लोग प्लस V ले लेंगे, ठीक है।
उसके बाद जाएंगे प्लस से माइनस। देखो इसके क्रॉस R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस से माइनस है, तो प्लस से माइनस क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे VR1। ऐसे ही दूसरा क्या है, VR2 है, VR2 भी प्लस से माइनस है, ठीक है ना, R2 के क्रॉस वोल्टेज है VR2, तो इसको भी हम लोग क्या लेंगे, माइनस VR2, और दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम V फर्दर इसको लिखते हैं आप लोग VR1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, I टाइम्स R1 लिख सकते हैं ना, वोल्टेज ड्रॉप है VR1 क्या है, वोल्टेज Yes, ड्रॉप sir. है अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वोल्टेज अक्रॉस R1 विल बी I टाइम्स R1, राइट। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, I टाइम्स R2, ठीक है, हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हेलो, नो सर। हाँ। अब देखो, सर अब देखो क्या है, एक चीज ध्यान से देखो, यहां से ना, ये हमारा सपोज करो फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से अगर मेरे को I की वैल्यू पता करनी हो, I, तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो V अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा ना, बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अब आपको पता होगा कि जो VR1 है, VR1 इक्वल्स टू क्या है, I टाइम्स R1 होता है ना, और I की वैल्यू कितना Yes, है, sir. I की वैल्यू कितनी है, यहाँ से V जो upon I, R1 plus R2. R1 plus R2. R1 I की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1 प्लस R2 लिख सकते हैं ना, R1 plus. Yes, sir. यह हमारा आ गया VR1, मतलब VR1 क्या आ गया यहाँ से हमारा फाइनल, VR1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स V, ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। हमने शायद बताया था एक बारी वो क्लास में, जैसे हमको कोई भी सर्किट है, अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं, तो आपको अगर जैसे यहाँ पे VR1 निकालना है, तो क्या करोगे, जो भी रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, वो रेजिस्टेंस अपॉन जो उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होगा, दोनों को सम कर दोगे, मतलब हमको क्या, VR1 किसके अक्रॉस है, R1 के अक्रॉस है, तो R1 और प्लस जो उसके सीरीज में रेजिस्टेंस है R2 और टाइम जो आपका वोल्टेज है V, तो आपका ये एक फॉर्मूला बन जाता है R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स V। ऐसे ही VR2 ऐसे बता सकते हो, VR2 क्या होगा बताओ, कौन बताएगा, R2 upon R2 upon R1 plus R2. सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हैंडी फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होगा हमारा, ठीक है। ये आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। ऐसे ही देखो, अगर आपका सपोज करा कि एक आपका ऐसे करंट सोर्स है I, एक रेजिस्टेंस है आपका ऐसे R1 और दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा R2। अब इसमें क्या है कि जो आपका इसमें करंट फ्लो हो रहा है, सपोज करो I1 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक। मैं पूछ रहा हूँ, कैलकुलेट I1 and I2 in terms of I, ठीक है, आपका क्वेश्चन है। सोल्यूशन सबसे पहले क्या होगा, देखो हम देखेंगे यहाँ पे, इस नोड को एनालाइज करो, ये मेरा नोड हो गया पॉइंट, इस पॉइंट पे देखो क्या हो रहा है, एक करंट आ रही है, ये I करंट है, एक I करंट आ रही है। अब इस पॉइंट पे अगर एट पॉइंट N अगर हम क्या लगाएं, KCL लगाएं, तो क्या होगा, जो करंट इनकमिंग हो रही है, इनकमिंग करंट क्या है यहाँ पे, इस पॉइंट पे N पे क्या जो इनकमिंग करंट क्या हो रहा है, I हो रहा है, I हो रहा है ना, इधर पॉइंट N पे क्या आ रहा है, इनकमिंग में क्या आ रहा है, I वाली करंट आ रही है, तो इनकमिंग करंट एक किसके बराबर होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट होता है।
तो सम ऑफ आउटगोइंग करंट क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा ना, I2 ठीक है। अब देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एक और चीज देखो, जो I1 है ठीक है, ये आपका I इक्वल टू I1 प्लस I2। एक और चीज आपको पता होगा कि जो अगर इसके क्रॉस में वोल्टेज निकाल दूं, वोल्टेज क्या होता है, मतलब अगर मैं इसको बोलूं VR1, इसको बोलूं मैं इसका क्रॉस वोल्टेज मान लूं VR2, तो आपको एक चीज पता होगा कि पैरेलल में ना वोल्टेज हमेशा सेम होता है। तो मतलब क्या होगा, VR1 इक्वल्स टू VR2, ये पता होगा। अभी मैं बता दूंगा, सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है। जो भी अगर दो चीजें सीरीज में होगी उस केस में दोनों चीजों में, दोनों रेजिस्टेंसेस में आपका जो करंट होगा वो सेम फ्लो होगा। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं या फिर कई रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो सारे रेजिस्टेंसेस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो जो VR1 इक्वल टू VR2 होगा। अब जो VR1 की वैल्यू क्या होगी, I1 टाइम्स R1 हो जाएगा। ऐसे ही VR2 की वैल्यू क्या होगी, I2 टाइम्स R2, ठीक है ना। ये हमने कहाँ से लिखा है, पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल अगर आपके एलिमेंट्स हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। और सीरीज में आपके अगर सीरीज रेजिस्टेंसेस हैं उसमें करंट सेम होगा, ठीक है। तो आपको पता है I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, ये चीज, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं, मेरे को क्या करना है देखो, I1 और I2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ निकालना है I के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 हो गया, ठीक है। अब एक चीज मैं करूँ, अगर यहाँ से सपोज कर I2 की वैल्यू प्लग इन कर दूं मैं, मतलब यहाँ से सपोज I2 निकालूं, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, I1 R1 अपॉन R2 आ जाएगी ना। ये सपोज करो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इस 2 इक्वेशन को मैं 1 में प्लग कर दूं तो क्या आ जाएगा, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 R1 अपॉन R2, ठीक है। अब देखो एक हो जाएगा I, इसमें से I1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R1 अपॉन R2, ठीक है। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं I1 R1 प्लस R2 अपॉन R2 लिख सकते हैं ना। इससे यहाँ से I1 निकालो, I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, R2 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स I। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो I1 को हमने इन टर्म्स ऑफ I निकाल लिया। आपको मैंने बताया था करंट डिवीजन रूल, याद होगा। तो करंट डिवीजन रूल में क्या होता है कि हमको जिस भी ब्रांच में करंट निकालना होता है, जैसे हमको इस ब्रांच में करंट निकालना है R1 में, ठीक है, हम क्या करेंगे उस ब्रांच को कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको आप कवर कर लो तो क्या बचेगा, R2 बचेगा, तो R2 को ऊपर रख दो, जिसको कवर किए हो और जिस ब्रांच में वो किए हो, मतलब जो उसके सीरीज पैरेलल में है उसको नीचे सम कर दो, और टाइम्स जो होगा जो आपकी इनकमिंग करंट है I उसके बराबर हो जाएगा। तो इन द सिमिलर फैशन आप अगर I2 निकालना चाहो तो क्या होगा बताओ जल्दी से, इसमें जो करंट है I2 तो कैसे निकलेगा, R1 upon R1 plus R1 R2 upon times I. R1 plus R2 R1 प्लस R2 टाइम्स I, ठीक है। तो ये हमारा करंट डिवीजन रूल हो गया, ओके। तो हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल बहुत हैंडी है, बहुत जगह यूज होंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका हम लोग यूज करेंगे, जैसे मान लो एक नेटवर्क है, सपोज करो ये है आपका वोल्टेज V1, ये है रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस है आपका R2, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आपका R3, और सपोज करो ऐसे ही एक वोल्टेज सोर्स है, ये है V2। अगर मैं आपसे बोलूं ऐसे कि आपको डायरेक्टली ना क्या करना है कि दो हमारे पास दो सोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, 2 सोर्सेस हैं,
तो मैं आपसे डायरेक्टली बोलूँ कि इस पॉइंट पे ना, मतलब सपोज करो कि मैं आपसे पूछ दूं कि इसके अंदर जो है करंट कितनी फ्लो होगी, सपोज करो इसके अंदर करंट फ्लो रही है IL, तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछ सकता हूँ कि व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू R2 बिकॉज ऑफ वोल्टेज सोर्स V1 एंड V2, मतलब V1 और V2 जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स का मतलब बैटरी होगा, तो उसकी वजह से जो IL करंट है, IL मतलब जो करंट R2 से फ्लो कर रही है उसको हमने IL बोला है। तो वो करंट कैसे निकालना है, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। आपने थियरम्स पढ़े होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये पढ़ा होगा। कौन कौन सा? सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर। किसने किसने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? हेलो, 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से किसी ने पढ़ा है? नो सर। तो कब पढ़ोगे तुम लोग? अभी तो मेरे सिलेबस में भी नहीं है। ये सोचो, ये छोड़ के तुम लोग पढ़ रहे हो। इलेक्ट्रिकल पढ़ कैसे लिया तुम लोगों ने? पता नहीं, तुम लोग बिना सब पढ़ लेते हो। सुपरमैन हो तुम लोग। एनीवे, तो ये थ्योरम्स ना, मतलब एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तुमको रटा होना चाहिए। रटा इन द सेंस, मतलब ऐसे नहीं कि रोट लर्निंग करना है, मतलब ये तुमको फिंगर टिप्स होना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करेगा किसी भी सर्किट को एनालाइज करने में। कोई भी सर्किट है, आपको किसी टाइप का मैं सर्किट दे दूं, अगर ये थ्योरम से आप कंफर्टेबल हो, यू कैन फाइंड द करंट और वोल्टेज इनसाइड एनी सर्किट ऑफ एनी काइंड। 1000 रेजिस्टेंस निकाल के भी दे दूं, लगा के सर्किट दे दूं, तो आप टाइम लगेगा बट आप निकाल लोगे अगर आप इमीडिएट रहोगे तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ मेरे को टाइम मिलेगा तो आई विल कवर दिस एज वेल। अदरवाइज अब ये सारा इलेक्ट्रिकल का है तुम लोगों में, ठीक है। ई फर्स्ट में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट, ठीक है, उसका सिलेबस है। क्योंकि अभी NFTL में पहले था, NFTL में अगर किसी के पास पुरानी बुक्स होंगी, ठीक है, पुरानी बुक्स अगर किसी के पास है NFTL की, तो उसमें ये सारा चीज हुआ करता था। अभी इन लोगों ने हटा दिया, आई डोंट नो क्यों हटाया, बट एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो देखते हैं, अगर मेरे को लगेगा, एक बार आप लोग देख लेना, अगर नहीं समझ में आएगा देन मैं कुछ करूँगा इसके बारे में। अदरवाइज फिर, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा है। मैं ट्राई करूँगा कि एक एक करके कभी कभी बता दिया करूँ। सुपर पोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर, बहुत सारे थियरम्स हैं, ये पता होना चाहिए। तो बुक्स में आपके बहुत सारे होते हैं एग्जाम्पल्स वगैरह, तो ट्राई करना समझने का। नहीं समझ में आएगा देन आई ट्राई टू मेक इट। एनीवेज, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं ऐसा एक सर्किट दे दिया, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि इसमें IL कितना फ्लो हो रहा है, लोड इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो उसके लिए ना एक मेथड होता है, उसको बोलते हैं नोडल एनालिसिस। वो मैं आपको बता देता हूँ, नोडल। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, एक पॉइंट हमने नोड ले लिया यहाँ पे, जिसमें मैंने एक नोड ले लिया, सपोज कर इस नोड का नाम रख दिया मैंने N, ठीक है, N मान लिया, ठीक है। अब आपको पता होगा जो KCL होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि जो भी इनकमिंग करंट है एक पर्टिकुलर नोड पे, दैट विल बी इक्वल्स टू द, मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट एट पर्टिकुलर नोड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट थ्रू दैट पर्टिकुलर नोड। ये आपका किरचॉफ्स करंट लॉ है। तो अभी क्या होगा, इस पर्टिकुलर नोड पे मेरे को अगर करंट पता करना हो, इनकमिंग करंट, तो सब ये वोल्टेज सोर्स V1 लगा हुआ है, तो आपको पता होगा V1 है तो करंट कहीं इधर ऐसे आ रही होगी, ठीक है। अब जब करंट ऐसी आ रही होगी तो ये देखो दो तरीके का होगा। अब ये V2 लगा हुआ है तो यहाँ से करंट ऐसे आ रही होगी, ये जो V2 जो सोर्स है उसकी वजह से करंट ऐसे आ रही होगी। तो मैं क्या करूंगा ना कि एक दोनों करंट को ये करूंगा, और देखो जब दो करंट इधर से आ रही है, जो तीसरी करंट होगी ये वाली, वो क्या होगी, दोनों की सम होगी, क्योंकि दोनों करंट क्या है, इनकमिंग करंट है, और जो IL करंट है वो क्या है, आउटगोइंग करंट है। मतलब मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, सपोज करो ये I1 है, इसको मैं I1 लिखूं, इसको मैं I2 लिखूं,
तो जो IL होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। अग्री कर रहे हो कि नहीं? यस सर। होगा ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो अब देखो जो IL है, ठीक है, IL को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पॉइंट का ना जो भी नोड होता है इसका वोल्टेज मान लो V, एक वोल्टेज एज्यूम कर लो आप V वोल्टेज। तो अगर मेरे को IL में करंट पता करना हो, ठीक है, तो IL करंट किसके बराबर होगा, इस पर्टिकुलर नोड के वोल्टेज, ठीक है ना। मतलब अगर मैं IL करंट पता करना हो तो क्या कर सकता हूँ, ये जो वोल्टेज होगा उसको डिवाइड बाई क्या करूँ, R2 कर दूँ तो हमको IL मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को ऐसे IL कैलकुलेट करना है तो I1 कैसे होगा, I1 जो करंट है आपका वो क्या है, R1 से जो फ्लो हो रहा है। लेकिन आपको अगर ये मतलब I1 की वैल्यू निकालनी होगी तो ये जो देखो वोल्टेज क्या है, ये जो V1 वोल्टेज है और ये हमने एज्यूम किया है V, तो I1 को हम क्या लिखेंगे, V1 माइनस V डिवाइडेड बाई R1। मतलब क्या है, देखो हुआ क्या है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है दो वोल्टेज के बीच में, एक आपका वोल्टेज यहाँ पे V1 है और दो यहाँ पे हमने मान रखा है नोड वोल्टेज V, और इसके बीच जो रेजिस्टेंस है R1 है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें करंट कितना होगा, तो करंट कितना हो जाएगा, अगर मेरे को I1 निकालना, सपोज फिर I1 करंट है, सिंपली क्या हो जाएगा, V1 ये वाला वोल्टेज और माइनस V ये वाला वोल्टेज डिवाइड बाई R1, समझ रहे हो। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस I2 क्या होगा, I2 क्या होगा, ऐसे कोई बताएगा, व्हाट विल बी द I2? So V2 minus V upon R2. एग्जैक्टली R3 है वो, सॉरी, V2 माइनस V अपॉन R3, हमने वैसे मान रखा इसको R3 लिखा हुआ, ठीक है ना। ठीक है, अब IL देखो डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। आपको एक चीज, जैसे आप कहोगे कि यहाँ पे V कैसे निकलेगा, तो V निकालने के लिए अब एग्जाम्पल एक करते हैं, रुक जाओ, इसको एग्जाम्पल अगर हम करें ऐसे, एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लो ये आपका है, ये है 10 वोल्ट का, सपोज करो ये भी आपका 10 वोल्ट है, ये है मान लो 10 ओम और सिंपल सा एग्जांपल 20 ओम। मैं आपसे पूछूं कि ये जो करंट है 20 ओम में IL, इसको इसकी वैल्यू क्या है निकालना है आपको जल्दी से, तो क्या करोगे, सबसे पहले काम क्या करोगे आप, जो फर्स्ट काम करोगे आप इसको क्या मान लोगे, V मान लोगे, इस पॉइंट को वोल्टेज को, ठीक है। आप तुरंत क्या करोगे, नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग 10 माइनस V अपॉन 10, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे करो प्लस 10 माइनस V अपॉन 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन 20। ये कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. यस सर। आगे पक्का? यस सर। यस सर। ये V अपॉन 20 कहाँ से आया? सर R2 का करंट है। R2 का करंट, R2 मत आई बोलो मीन ना, IL इज इक्वल्स टू V अपॉन 20 है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, V अपॉन 20 क्यों है, क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो होगा वो करंट होगा, ठीक है। अब सिंपल देखो, अब इससे मेरे को क्या निकल जाएगा, तो देखो इससे अगर मैं निकालूं तो इसका जो LCM 10 हो गया, सिंपली ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 2V हो जाएगा ऊपर इक्वल्स टू V अपॉन 20, ये होगा ना, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू ए 10 टू द 20, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा 40 माइनस 4V, तो हो जाएगा 5V इक्वल्स टू 40, तो V इक्वल्स टू 8 वोल्ट, ठीक है। अब V की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 वोल्ट आ गई। मेरे को क्या निकालना है, IL निकालना है, तो IL क्या होगा, सिंपली V अपॉन व्हाट 20 होगा कि नहीं होगा, तो V अपॉन यस 20, सर। तो V अपॉन 20 का मतलब क्या हो गया, 8 8 अपॉन अपॉन 20। 20, मतलब कितना होगा, 2 अपॉन 5, 0.4 क्या होगा ना, ठीक है, तो 0.4 एम्प्स,
सिंपल निकल गया देखो, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है, इसको आप बहुत अलग अलग मेथड से कर सकते हो। आप केवीएल लगा सकते हो। देखो केवीएल लगाओगे ना, अब इसी पूरे उसमें केवीएल लगाते आप तो आपके पास मिनिमम 2 सेट ऑफ इक्वेशन बनते। एक तो आपका ए लूप बनता, 2 लूप बनता, एक लूप ए बनता और दूसरा लूप ए बनता। फिर 2 लूप बनते, 2 इक्वेशन बनते, 2 वैल्यूज आती, उनको सॉल्व करते दो, फिर उस वैल्यू को प्लग करके आईएल की वैल्यू निकालना पड़ता, ठीक है। तो ये नोडल एनालिसिस शॉर्ट है, इसका हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो आज फिर यहीं स्टॉप करते हैं, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। अभी क्या करते हैं कि यहीं स्टॉप करते हैं, अगले टर्न पे हम लोग कुछ और बेसिक्स देखेंगे, देन विल स्टार्ट फ्रॉम टू फूट नेटवर्क। ओके, तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज विल लीव द सेशन। किसी को क्वेश्चन है कोई? मेरे को रुक जाओ, अटेंडेंस ले लेने दो, अभी मत जाना तुम लोग, रुक जाओ। वेट, तब तक के लिए किसी को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। सर डेली इसी टाइम पे पढ़ाएंगे? मेरा कोई भरोसा नहीं है, तो आप ये रहना बस क्लास के टाइम पे ही, मतलब जो आपका 10 to 5 होता है, तो बेस्ड ऑन माई अवेलेबिलिटी, और देखता हूँ, मेरे को यहाँ पे नेट का एक्सेस नहीं है, ढंग से नहीं मिल पाता मेरे को, तो अकॉर्डिंगली Okay, sir. मैं बता दूंगा आपको, आधे घंटे 1 घंटे पहले बता दूंगा। आज थोड़ा जल्दी हो गया क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था कि सही से हो पा रहा है कि नहीं, अदरवाइज फिर कोई डिस्टर्बेंसेस हो जाता है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा। और यार इसमें ऑप्शन वैसा नहीं आता मेरे को उसका वो करना, वेट अभी जाना मत तुम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना। और कोई क्लास चली अभी? नो सर। सर सब लोग मेरे से पूछ रहे हैं कैसे करना है। चलो ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन। ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।